हॉट स्टोव रूल, मतलब अगर स्टोव गर्म हो और कोई आदमी उसको छुए तो क्या होगा। वो कहता है कि जैसे ही आप स्टोव को छुएंगे हाथ जलेगा और तुरंत जलेगा, तुरंत, कोई भी छुएगा जलेगा। इसका मतलब यह है कि प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का पहला नियम यह है कि कोई भी दोष करेगा, कोई भी कानून को तोड़ेगा, कोई भी आपराधिक कार्य में लिप्त पाया जाएगा, उसको दंड तुरंत मिलना चाहिए। आप कल्पना कीजिए राजी जी, अगर यह घटना किसी गरीब आदमी या के आदमी पे आरोप लगा होता 2 लाख रुपए का, तो उसकी क्या होती? क्या उसको तुरंत उठा के जेल में न डाल दिया जाता? क्या 2-3 साल उसको बेल इसलिए न मिलती क्योंकि आरोप जो है वो अदालत में चलते? तो यहां पे एक होता है डॉक्यूमेंटल, होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरे विश्व से मिल रहे हैं, केवल हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से नहीं मिल रहे हैं। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपको हर जगह से मिल रहे हैं। लेकिन ईडी कोई कार्रवाई, बड़ा होने वाला है, अरे तब तक तो सारे जो कागजात हैं उसको चेंज कर देगा, उसमें हेराफेरी कर देगा, उसमें नए नए छाप देगा, और जो नियामक हैं वो कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो प्रश्न यह है कि जो हॉट स्टोव रूल कहता है पहले कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए वरना सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। नंबर 1, बहुत दिनों से राजीव जी हम लोग कई सालों से यह सुन रहे थे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे कि हमारे नेताजी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं विश्व कौन सा है? एक बीबीसी की रिपोर्ट आती है जिसमें हमारे देश की परिस्थिति को इतना भयंकर दिखाया जाता है जो कि शायद विश्व के किसी देश को नहीं दिखाया गया होगा। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जो दूसरे देश से आती है जहां कहते हैं कि हमारा डंका बज रहा है। आज से 6 महीने पहले कतर ने हमारा डंका कैसे बजाया था हमको पता है। आपने बताया बांग्लादेश में हमारा डंका कैसे बज रहा है, हमारा मूडी में कैसे डंका बज रहा है। जो क्रेडिट स्विस जैसी कंपनियां हैं और सिटी बैंक जो है वो इनके बॉन्ड कह रही हैं मॉर्गेज में नहीं लेंगे, बॉन्ड के प्राइसेस जो हैं क्रैश कर रहे हैं। ये कौन सा डंका बज रहा है? ये डंका कहां बज रहा है? क्योंकि हम तो भारतवासी बड़े खुश थे कि हमारे देश का डंका बज रहा है, हमारी भी परिस्थिति बदलेगी, हम भी विदेश जाएंगे तो हमारी बड़ी इज्जत होगी। जब मैं विदेश जाऊंगा तो वहां लोग पूछेंगे अच्छा उसी देश के हो जो एक आदमी तीसरा विश्व का सबसे अमीर आदमी बन गया था और जो आपके नेताजी का सबसे खास मित्र था, अभिन्न मित्र था, जिसने शेल कंपनीज के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए लाकर कंपनी आया और उसके बाद उसने एक एफपीओ से निकाला कि लोन को वापस कर देगा, अपने शेयर को 1 रुपए के प्राइस 4 रुपए तक पहुंचा दिया और 10 दिन के अंदर वो 4 रुपए का शेयर जो है वो 1000 रुपए पे आ गया। कल हो सकता है 200 रुपए में आ जाए। अच्छा, ये 200 और 1000 रुपए शेयर का प्राइस जो है राजीव जी, ये नोशनल प्राइस है क्योंकि कोई बायर नहीं है, केवल सेलर्स हैं। तो होता क्या है, जैसे ही मार्केट खुलता है सारे के सारे लोग सेल करने में लग जाते हैं, सर्किट लग जाता है, मार्केट बंद हो जाता है। अरे जब बायर है ही नहीं तो जब आप मार्केट को बेचते जाएंगे, शेयर को बेचते जाएंगे, कोई बायर नहीं हो तो 2-3 रुपए में भी कोई शेयर नहीं खरीदेगा। तो वास्तविकता में हमारी देश की जो आर्थिक प्रतिष्ठा है उसका मुझे अडानी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मोदी राहुल से कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की जो प्रतिष्ठा थी, हमारे, आप जानते हैं अमेरिका के अंदर अगर फोन पे भी ये टैप कर लिया जाए कि कोई आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, अपने कृषि रिश्तेदार को टिप दे रहा है, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर में है या सरकारी पद पे है, ये शेयर खरीद लो या बेच दो, उसको लंबी जेल होती है। और यहां सारे के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं कि सारी हेराफेरी हुई है। जो सारे आपके मॉरिशस और जो ये एक प्रकार के टैक्स हेवेंस है वहां पे कंपनियां बनाई गई हैं और उसका 90% शेयर जो अडानी के शेयर में लगा दिया गया है और वहां पे जो करंट रेशियो है वो नेगेटिव में है। आज जो मूडी और फिच कह रहे हैं कि उनकी जो करंट पोजीशन, करंट अकाउंट, तो आपने सारे बंदरगाह उनको दे दिए, सारे एयरपोर्ट दिए, सारे रेलवे उनको दे दिए, सारी देश की संपत्ति उनको दे दी और उनकी पूरे विश्व में भद्द पिट गई। तो मेरा डंका कहां बज रहा है? अगर डंका बज रहा है इसको कहते हैं तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा डंका ना बजवाएं। मेरे को अपने देश के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हमारे देश की जो प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं, हमारे जो एमएसएमई के लोग हैं, हमारे जो टाइनी और कॉटेज इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे देश के 60% जो किसान हैं वो 13 महीने दिल्ली के किनारे बैठे रहे,
उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? सेव बागान भी आपने जो है सारे के सारे अडानी को दे दिए, किसानों की जमीन भी अडानी जी को देने के लिए तैयार थे। अरे ऐसे आदमी को आपने ऑस्ट्रेलिया में आपने कोल माइंस वहां दे दी और वहां पे जाके एसबीआई के चेयरमैन को सामने बिठा के उनका लोन सैंक्शन करा दिया। श्रीलंका की क्राइसिस में पता चला कि आप जो है वहां पे इंटरफियर कर रहे थे और 5,000 करोड़ का जो अनुदान आपने उनको दिया था, अडानी साहब को कुछ दिलाना चाहते थे। तो ये देश है, ये भारतवर्ष है, ये अडानी वर्ष है। ये अडानी जैसे लोगों को अगर आप इस प्रकार से बढ़ाएंगे और देश के एमएसएमई और देश के मध्यम वर्ग को खत्म कर देंगे, तो ये तो देश के लिए बहुत पूरे विश्व में हमारी भद्दी पिट रही है, हमारे पे थूथू हो रही है राजीव जी। तो इसके बारे में अडानी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, भारतवर्ष इंपॉर्टेंट है राजीव जी। जी बिल्कुल, भारतवर्ष इंपॉर्टेंट है। और भारतवर्ष की जब बात होती है तो बात यहां यह भी है कि जब आप पोर्ट यानी बंदरगाह, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे और उसके अलावा रेलवे और ऐसी तमाम कंपनियों को अगर आप अडानी के हवाले कर दिए और अडानी साहब का शेयर अगर नीचे गिर रहा है, तो यहां ये राष्ट्रीय इशू नहीं है क्या? ये तो समझना होगा। जरा समझना चाहता हूं इस बात को और आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, किस रूप में आप देखते हैं? अगर नेशनल इशू की बात की जाए तो बहुत ही जो भारत की जो अभिन्न कंपनियां हैं, उन कंपनियों को, वो कंपनियां अभी उसमें से मैक्सिमम अडानी के हवाले हैं। और एयरपोर्ट्स, बंदरगाह की बात कर ही रहा हूं, पोर्ट की बात कर ही रहा हूं और रेलवे स्टेशंस की बात कर ही रहा हूं, ये सब अगर इनके हवाले है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी बनता है। और ऐसे में सरकार की चुप्पी क्या कुछ कहती है? क्या कहीं यहां बचाने की कोशिश हो रही है? मैं इकोनॉमी के बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते एक कविता से आज बात शुरू करूंगा। धूमिल की एक कविता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जो छुपाया जा रहा है, जो देश की जनता जानना चाहती है, जो विपक्ष जानना चाहता है, जो हम जैसे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ है। अडानी तीसरे नंबर से सीधे गिर करके 22वें नंबर पर, और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और उसमें सीधे आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने बहुत कुछ हेराफेरी की है। और उस हेराफेरी का नतीजा क्या है कि संभवतः एसबीआई का 21,000 करोड़ का लोन उसको कौन चुकाएगा? पंजाब नेशनल बैंक का हजारों करोड़ का लोन कौन चुकाएगा? इसकी मार इस देश के किसानों पर, मजदूरों पर, इस देश के मिडिल क्लास पर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मैं तो इकोनॉमी के बारे में नहीं जानता, अरे बीच और जो विद्वान साथी है वो बताएंगे। लेकिन साधारण सी समझ ये जरूर कहती है कि अडानी को जिस तरह से मोदी जी ने प्रश्रय दिया, क्या वजह है कि 10 साल के भीतर ही अडानी अडानी हो गए? पहले कौन जानता था? अडानी पहली बार तो निगाह में आए थे 2014 के पहले, जब उनके प्राइवेट प्लेन में मोदी जी चढ़ रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तो मोदी जी को यात्रा कराई अडानी साहब ने और फिर अडानी साहब को सब कुछ बेच दिया मोदी जी ने। लेकिन हुआ क्या? किसी भी तरीके से, और जो राहुल गांधी बराबर कह रहे थे कि कितना रिस्की है, जो इकोनॉमी की समझ राहुल गांधी को है, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में भारत के किसी भी राजनीतिक नेता को है। उसमें अगर मनमोहन सिंह को हम छोड़ दें, वैसे वो तो बाकी नेताओं में तो किसी को नहीं। वो भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं और जो उन्होंने कहा वो दिखा कि जिन लोगों ने शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाया था, उनका पैसा कहां गया? वो डूब गया। वो तो उसमें एक पुलिस वाला भी, एक मिडिल क्लास का आदमी भी, उसमें और भी लोगों ने पैसा लगाया होता, उनका भी तो पैसा डूबेगा। और डूबेगा तो उनका क्या होगा? कौन जवाबदेह होगा? अडानी साहब पर सरकार खामोश क्यों है? ये तो देश पूछ रहा है ना। बिल्कुल। और जब देश पूछ रहा है तो उसका जवाब देने में इतनी आनाकानी क्यों? और इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने फिर से लगाया है वो कि चौकीदार ही चोर है।
आप चौकीदारी करते रह गए और अडानी साहब तीसरे नंबर पर पहुंच गए और फिर लौट करके यहां आ गए। ये कैसे